नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ रहे थे और आज की जो हमारी क्लास होगी वो उसका कंटिन्यूएशन है। दैट विल बी रिगार्डिंग द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो आज हम लोग न्यूक्लियोफाइल की बातें करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये शब्द है न्यूक्लियोफाइल, इसका क्या मतलब होता है, पहचान लो इसे। इसका मतलब होता है सिंपल सी बात में न्यूक्लियस लविंग। मैंने आपको पहले ही बताया था, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस एंड फाइल मतलब लव होता है। तो न्यूक्लियस लविंग चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। फिर से बोलो, क्या बोला मैंने, न्यूक्लियस लविंग को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। अच्छा, न्यूक्लियस लविंग से क्या मतलब है भाई साहब, न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या चार्ज होता है न्यूक्लियस से बता दो। तो न्यूक्लियस पे हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि न्यूक्लियस पे होता है वो पॉजिटिव चार्ज, तो जो भी चीज़ न्यूक्लियस से प्यार करती है, जो भी चीज़ न्यूक्लियस से मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से प्यार करती है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोफाइल बोल देंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर वो पॉजिटिव चार्ज से प्यार करती है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि उसके पास खुद में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो खुद में एक इलेक्ट्रॉन्स डेंस साइट होगी, हाँ या ना। मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डेंस साइट्स। उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं लोन पेयर की, कि उनके पास लोन पेयर्स होंगे। क्योंकि लोन पेयर्स अगर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट लोन पेयर्स। सेकेंड, वी आर टॉकिंग अबाउट पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो यार, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं लूज, और इसलिए हम उनको कर सकते हैं यूज। तो आपको इस बात को समझना है कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफी लूजली बॉन्डेड, क्योंकि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पाई बॉन्ड बनाया जाता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण जो पाई बॉन्ड बनता है हमारे पास, वो होता है लूज, और हम उसको करेंगे यूज। इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंस साइट में हम लोन पेयर को भी काउंट करेंगे, हम लोग पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को भी हम लोग काउंट करेंगे, तो इनको हम काउंट करेंगे। तो आइए लेट अस सी सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स के क्या क्या एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स की। मैं बात करता हूँ आपसे, सपोज मैंने आपसे पूछा कि नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स को लेके आपका क्या ख्याल है, नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स। तो जैसे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल देखते हैं, H माइनस हो गया, ड्यूट्रियम माइनस हो गया, ट्रीशियम माइनस हो गया। तो हाइड्रोजन माइनस हाइड्राइड आयन बोलते हैं, ड्यूट्रियम आयन बोलते हैं, ट्रीशियम आयन बोलते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं CH3 माइनस आयन, फिर हम लिख सकते हैं NH माइनस आयन, फिर हम लिख सकते हैं NH2 माइनस आयन, OH माइनस आयन, F माइनस आयन, Cl माइनस आयन, Br माइनस आयन, I माइनस हो गया हमारे पास, OR नेगेटिव हो गया हमारे पास, मिथॉक्सी आयन, SH नेगेटिव हो गया हमारे पास, एटसेट्रा। ये सारे आयंस जो हैं आप देख सकते हैं कि दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, और इन सबके पास लोन पेयर है। बताओ क्या है इन सबके पास, इन सबके पास लोन पेयर है, और ये एक रिच स्पीशीज है। इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, और ये उन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही आराम से, ये उन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही आराम से डोनेट कर सकते हैं। दैट्स वाई दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। आपको इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल हो गए, न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल हो गए, इनको पहचानना काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं सेकेंड, लेट अस डिस्कस सम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। आइए कुछ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स की बात करते हैं। तो भैया न्यूट्रल मतलब क्या है कि इनके पास लोन पेयर तो होगा लेकिन इनके पास चार्ज नहीं होगा। क्या बोला मैंने, बोलो, इनके पास लोन पेयर तो होगा बट इनके पास चार्ज नहीं होगा, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। सर जी कुछ एग्जांपल बता दो। तो भाई देखो, ये रहा वाटर, ये रहा जल, और ये रहा अल्कोहल। भाई ऐसा मत सोचो कि सर जल और हमारी फेवरेट चीज तो आप ले आए, बाकी चीज हम ले आएंगे, ऐसा नहीं है भाई। ये जल है, ठीक है, और ये अल्कोहल है। अब देखिए, यहाँ पे अल्कोहल के पास भी लोन पेयर है, यहाँ पे जल के पास भी लोन पेयर है।
उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, देखो ये ईथर, पहचानते हो इसे क्या बोलते हैं, ईथर। फिर आ जाएगा हमारे पास RNH2 अमीन। फिर आ जाएगा हमारे पास RNH R-2 डिग्री अमीन हो गया। थायोल हो गया हमारे पास, SH लगा दिया तो थायोल हो गया। अमोनिया लगा दिया हम लोगों ने। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, आइए। मैंने यहाँ पे लिखा इथीन। अब देखो मगर ध्यान से, देखो मगर ध्यान से भाई साहब, ये एक अल्कीन है, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। ये एक अल्कीन है, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, लेकिन फिर भी देखो इसके पास है पाई इलेक्ट्रॉन्स, और पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूज। इसका मतलब हम करेंगे उनको यूज, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास आ गया है। अच्छा, यहाँ एक और एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब तुम देख के पहचान जाओगे कि सर जी ये तो सिंपल अल्कीन है, लेकिन इसमें इस अल्कीन के साथ CH3 ग्रुप भी लगा हुआ है, और CH3 ग्रुप शो करता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्लस H इफेक्ट शो करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसका मतलब ये CH3 यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है बता दो। ये CH3 यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है बता दो। ये CH3 वहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, और अगर ये CH3 वहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो इन दोनों में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। बेंजीन, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास खूब सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मुझे बता दो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूज, और इसके पास खूब सारे पाई इलेक्ट्रॉन है, भाई कोई दिक्कत नहीं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। तो मैंने बेंजीन लिया, और मेरे भाई मैंने साथ में फिनॉल लिया, और मैंने साथ में यहां पे ले लिया NR2, और मैंने आपसे पूछा कि आप इनको अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। आप इनको अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अरेंज करिए, और मुझे जवाब चाहिए। वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट का समय लो, बुद्धि लगाओ। और मुझे बताओ तुम्हारा जवाब क्या तुमने सोचा। अगर तुम सब सही सोच रहे हो तो यहाँ पे O के लोन पेयर्स, यहाँ पे हैं N के लोन पेयर्स। बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। आपको याद होगा कि ये जो OH था, ये लगाता है प्लस R इफेक्ट। ये जो NR2 था ये भी लगाता है प्लस R इफेक्ट। मतलब ये दोनों बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, और यहां तो सब कुछ नॉर्मल है। तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां बढ़ती हुई दिखेगी। तो अगर हम सब लोग सही सोच रहे हैं तो NR2 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर OH में, और सबसे कम होगी बेंजीन में। क्योंकि क्यों? ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने से थोड़ा सा कतराएगा, और नाइट्रोजन पूर्ण रूप से दे देगा। इसलिए नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो किससे ज्यादा होगी बताइए? दैट विल बी मोर देन दी ऑक्सीजन। तो ये हमारे कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे। अब हम एक और टर्म डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस 2 मोर टर्म्स। वो टर्म्स कौन कौन सी हमारे पास? एक टर्म है अब हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी। पहले हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोफाइल, अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी। और दूसरा टर्म है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी।
इलेक्ट्रोफिलिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये दो शब्द, ये दो टर्म है हमारे पास। आपको सोचना है और मुझे बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी का क्या दिमाग काम कर रहा है आपका, और न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या होगा। सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रोफाइल वो होता था जो इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखता था, जो खुद में गरीब होता था, चाहे वो डाकू हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो दान पात्र हो, चाहे वो भिखारी हो, वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता था। तो उसकी जो एबिलिटी थी, एबिलिटी ऑफ अ रिएजेंट टू एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या बोला मैंने, बोलो, एबिलिटी ऑफ द रिएजेंट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। फिर से बोलो, मैंने क्या बोला, एबिलिटी ऑफ द रिएजेंट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो मेरे भाई यहां नोट कर लीजिएगा कि एबिलिटी ऑफ द रिएजेंट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, बताओ, तो ये भी रिएजेंट की एबिलिटी ही है, ये भी रिएजेंट की एबिलिटी ही है, लेकिन इस बार वो रिएजेंट इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो यहां लिख लीजिएगा, एबिलिटी ऑफ द रिएजेंट टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो, न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छा वो होगा जो इलेक्ट्रोफाइल को देखते ही उस पर हमला कर दे। तो इलेक्ट्रोफाइल बैठा हुआ है, कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं बहुत गरीब हूं, कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। तो दो आदमी सामने खड़े हैं, एक दौड़ता हुआ आया, उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, और दूसरा आराम से बैठा है, आराम से खैनी पीट रहा है। तो आप मुझे बताओ, ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। तो भाई मेरे, ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो इलेक्ट्रोफाइल से बहुत ही तेजी के साथ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या करे, रिएक्ट करे। दैट विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। सो उसकी न्यूक्लियोफाइल की सेकंड जो है डेफिनेशन, उसको भी नोट कर लीजिएगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द रिएजेंट टू अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, एंड हायर द एबिलिटी मोर विल बी द न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, आइए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूं। आपको वीडियो में पॉज करके जैसा आपको ठीक लगे उसमें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बेस्ड ऑन देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी। आपको उसको अरेंज करना है बेस्ड ऑन देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी, और फिर हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। काफी है नंबर 7, नंबर 8। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले वाले से। आप सोचेंगे और जवाब मुझे बताएंगे, और फिर मैं आपको उनके पॉइंट्स भी लिखवाते जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको सोचना है और मुझे बताना है कि आप क्या सोचते हैं। तो आइए सबसे पहला वाला डिस्कस कर लेते हैं। सर जी, ओ के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा रखेगा? तुम मुझे बताओ, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देने की इच्छा जो है रखेगा? बहुत ही सिंपल सा जवाब है, अगर तुम सोच पाओगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। देखो, O को भी इलेक्ट्रॉन देना है, N को भी इलेक्ट्रॉन देना है। बोलो मेरे साथ, क्या बोला मैंने? O को भी इलेक्ट्रॉन देना है, N को भी इलेक्ट्रॉन देना है। लेकिन 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 अगर आपको थोड़ी सी भी जीओसी याद हो तो आपको पता होगा कि जो N है, जो आपका N है, उस N के इलेक्ट्रॉन्स को देखो, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्या बोला मैंने? बोलो, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और अगर N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अगर N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो बहुत ही आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। वो बहुत ही आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्या आपको ये बात समझ में आती है? बताइए मुझे। तो इन दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि विच इज मोर बेहतर, तो आप बोलेंगे ये वाला, एंड द रीजन इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आइए दूसरा देखते हैं। इसमें भी ओ दे रहा है सर
इसमें भी O दे रहा है सर, लेकिन आप देखेंगे तो पहला वाले पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरा वाला न्यूट्रल है। नेगेटिव चार्ज वाला ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा एज कम्पेयर टू न्यूट्रल वाला। सिमिलरली इसमें भी क्या आंसर हो जाएगा, SH माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू H2S। RO माइनस इज अगेन अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू ROR। अब हमारे पास आता है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। डाउन दी ग्रुप मूव कर रहे हैं। कहां मूव कर रहे हैं हम लोग, डाउन दी ग्रुप। F माइनस ऊपर आता है, Cl माइनस नीचे आता है, Br माइनस नीचे आता है, I माइनस और नीचे आता है। क्या बोला मैंने, बोलो। F माइनस ऊपर आता है, Cl माइनस नीचे आता है, Br माइनस और नीचे आता है, I माइनस सबसे नीचे आता है। तो आपको एक लाइन बोलनी है मेरे साथ, आपको मेरे साथ एक लाइन बोलनी है। मैं कुछ देर बाद आपको समझाऊंगा भी उसको, बट फिलहाल आप मेरे साथ एक लाइन बोलेंगे। लाइन है, बड़ा है तो बेहतर है। क्या बोला मैंने, बोलो एक बार, बड़ा है तो बेहतर है। तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इनमें सबसे सबसे शानदार, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। यहां आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल लाइन है, बड़ा है तो बेहतर है, बड़ा है तो बेहतर है। यहां देखो अगला एग्जांपल, सेम अगला एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है, RO माइनस, RS माइनस। तो O ऊपर आता है भाई, O ऊपर आता है, S नीचे आता है। O ऊपर आता है, S नीचे आता है, तो हमारे पास क्या लाइन है बताओ, बड़ा है तो बेहतर है। इसलिए इन दोनों में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा, RS माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू RO माइनस। सिमिलरली यहां देखिए, नाइट्रोजन ऊपर आता है, फास्फोरस नीचे आता है। नाइट्रोजन ऊपर आता है, फास्फोरस नीचे आता है, तो अगेन बड़ा है तो बेहतर है। और यहां देखो, अरे भाई जब देखो सब देखो, यहां देखो, यहां पे NH3 में एक नाइट्रोजन देने वाला है, जबकि NH2 हाइड्राजीन में दो नाइट्रोजन देने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए ये एक बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू, बताइए, NH3। तो हमने अब तक जिन बातों को ऑब्जर्व किया, उन बातों को हम लोग अपनी कॉपी में एक बार पॉइंट वाइज, पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं फटाफट। तो फटाफट अपनी कॉपी में नोट डालिए, नोट, अपनी कॉपी में डालो नोट, और इन सारे पॉइंट्स को मैं आपको नोट करा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट देखो, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, जैसे अगर हम बात करें H2O या NH3, लेफ्ट टू राइट मूव करने में हमें हमेशा किसकी टर्म्स में सोचना है, हमें सोचना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म्स में। ठीक है, तो अपनी कॉपी में इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियोफिलिसिटी decreases as electronegativity increases। इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा कम होते जाएगी ना बालक, और इलेक्ट्रॉन अपने पास चुराने की इच्छा प्रबल होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। टॉप टू बॉटम का बताओ मुझे, टॉप टू बॉटम देखो, यहां पे टॉप टू बॉटम मूव किए, टॉप टू बॉटम मूव किए। तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है और न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समय बाद आपको पता लग जाएगा, घबराना नहीं। तो टॉप टू बॉटम में स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, अपना प्यारा सा स्टेटमेंट जो मैंने आपको लिखवाया, बड़ा है तो बेहतर है, and therefore nucleophilicity increases। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक चार्ज वाला है और एक न्यूट्रल है, चार्ज वाला है, देखो एक चार्ज वाला है और एक न्यूट्रल है, तो चार्ज वाले में और न्यूट्रल वाले में ज्यादा अच्छा कौन सा, चार्ज वाले में और न्यूट्रल वाले में ज्यादा अच्छा कौन सा? तो सिंपल सी बात है भाई, जिसके ऊपर लगा चार्ज वो होगा ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल। क्या बोला मैंने, बोलो, जिसके ऊपर लगा चार्ज वो होगा ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो यहां लिख लेना, यहां लिख लेना, न्यूक्लियोफाइल विथ
नेगेटिव चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल विथ नेगेटिव चार्ज डोमिनेट्स ओवर द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, इट डोमिनेट्स ओवर द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। और अब हम यहाँ पे एक चौथा पॉइंट लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे इसमें न्यूक्लियोफिलिक साइट कितनी है, तो सर जी इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियोफिलिक साइट है, जबकि इसमें न्यूक्लियोफिलिक साइट कितनी है, तो सर जी इसमें आपके पास कुल मिला के 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट है। तो जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट्स होंगी, तो मुझे बताओ क्या बोला मैंने, जितनी 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 ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट्स होंगी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा, मोर द नंबर ऑफ, लिखो फटाफट क्या बोला मैंने, मोर द नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट्स मोर इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। लिखो फटाफट क्या बोल रहा हूं, मोर द नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट्स मोर इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ये हमारे कुछ कंडीशंस थे जो हमने इलेक्ट्रोफाइल के देखे, जो हमने न्यूक्लियोफाइल के देखे। आइए अब आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और शायद आपका थोड़ा दिमाग और खुलना स्टार्ट होगा। अब जो हमारे पास अगला सेगमेंट आता है, उस अगले सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे कि बेस और न्यूक्लियोफाइल इनको हम आपस में कैसे 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 कंपेयर कर सकते हैं। आप समझने की कोशिश करिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स देता है किसी गरीब को, और बेस क्या होता है, तो बेस भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन डोनर को हम बेस भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें लुईस बेस की, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम लोग डील करते हैं लुईस एसिड और बेस से, तो अगर मैं पूछूं कि आपसे लुईस बेस क्या है, तो आप बोलेंगे सर लुईस बेस तो वो है जो इलेक्ट्रॉन देता है। बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो आप फिर बोलेंगे सर न्यूक्लियोफाइल तो वो है जो इलेक्ट्रॉन देता है। तो हम इन दोनों के बीच में कैसे चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे ऊपर आती है। तो अगर मैं आपसे पहले बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताना चाहूँगा या कुछ चीज़ समझाना चाहूँगा कि अगर मैं बात करूँ कि ये जो हमारा OH माइनस है, अगर हम बात करें तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा OH माइनस, यही OH माइनस एक टाइम पे काम कर रहा होगा एज अ बेस, और सेम OH माइनस सेम बिल्कुल सेम एक टाइम पे काम कर रहा होगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो आप क्या इन चीजों को समझ रहे हैं कि सेम हाइड्रोक्साइड आयन इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ बेस, सेम हाइड्रोक्साइड आयन इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो हम इन चीजों के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे करें कि कब वो एज अ बेस काम करेगा, कब वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, क्योंकि बेस भी इलेक्ट्रॉन देता है और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन देता है। तो अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन देते हैं तो किस तरीके से हम चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि ये जो रिएजेंट है हाइड्रोक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है H+ आयन के साथ और दोनों मिल गए, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, H+ को दिए। तो अगर कोई भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल, मतलब कोई भी ऐसा स्पीशीज जो अपने इलेक्ट्रॉन H+ को देगा, तब वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। एज H+ क्या है हमारे लिए, एसिड। तो H+ को हम इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर नहीं करते, H+ को हम एसिड कंसीडर करते हैं। और अगर वही स्पीशीज किसी गरीब आदमी के पास इलेक्ट्रॉन देने जाएगा, जैसे कि कार्बोकटायन, देन दिस विल बी कंसीडर्ड एज न्यूक्लियोफाइल। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि सेम हाइड्रोक्साइड आयन जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है, उस हिसाब से हमने इसको बोल दिया कि हाँ इस बार ये एज अ बेस बिहेव कर रहा है और इस बार एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। तो इस तरीके से चीज़ों को हमने सोचा और यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि अगर आपका न्यूक्लियोफाइल है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के पास अपने इलेक्ट्रॉन देने आएगा, तो इस कार्बन के आसपास क्या आपको कार्बन के बॉन्ड्स दिख रहे हैं, क्या आपको कार्बन के बॉन्ड्स दिख रहे हैं?
तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन के बॉन्ड्स में होगा इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन के बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है तो रिपेल करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब न्यूक्लियोफाइल, ध्यान से इमेजिन करना कि जब न्यूक्लियोफाइल वाला जो पायलट है वो हमारे इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने आएगा, तो उसको बहुत ही अच्छे ओरिएंटेशन से आना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को महसूस ज़्यादा ना करे। मतलब कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है या जो न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़ वाला इलाका। तो अगर जहां पे उसको हमला करना है वहां पे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है तो न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक ही नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां देखो, जब उसको एज अ बेस बिहेव करना है तो भाई बेस के लिए उसको किस पे अटैक करना है, H+ पे। वहां पे कोई भीड़ भाड़ वाली बात है ही नहीं। तो बेसिक नेचर जो होता है वो आपका स्टेरिक क्राउडिंग पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक नेचर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, स्टेरिक क्राउडिंग। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि न्यूक्लियोफिलिक नेचर डिपेंड्स ऑन द स्टेरिक क्राउडिंग। अच्छा, दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे, दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स इन। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ सॉल्वेंट पे। इस वाले फैक्टर को आइए हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे अभी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी टाइप ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करती है। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने देखा कि भाई न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स देखे हम लोगों ने। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इसको कंसिडर किया। न्यूक्लियोफिलिसिटी के बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स किए और हमने इसके बेसिस पे कुछ हमारे रूल्स बनाए। रूल्स क्या बोलते हैं हमारे कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम मूव करने में आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है क्योंकि वहाँ पे हमने क्या लाइन बोली है, बड़ा है तो बेहतर है। ऐसा क्यों होता है शायद आपको कुछ देर में पता लग जाएगा, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज वाला जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो डोमिनेट करता है न्यूट्रल वाले न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, ठीक है। और ये सब हमारी कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस थी। फिर हमने देखा कि बेस और न्यूक्लियोफाइल इन दोनों में क्या डिफरेंस निकल के आता है। तो सिंपल सा डिफरेंस है भाई कि बेस जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स H+ को देता है और न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को देता है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे। वो दोनों फैक्टर कौन कौन से बताइए, स्टेरिक क्राउडिंग एंड टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। चलिए चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, लेट अस डिस्कस वन क्वेश्चन। डिस्कस द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ NaF, NaCl, NaBr एंड NaI। इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, मज़ा आ जाएगा आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और सुनेंगे। तो सबसे पहला हम केस लेते हैं, लेट अस टेक द केस 1 कि इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। किस में डिस्कस कर रहे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर हम बात करें कि नॉन पोलर सॉल्वेंट कैसा सॉल्वेंट होता है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट वैसा होता है सर जिसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा बताइए, CCl4 हो गया आपके पास, C6H6 हो गया आपके पास, CS2 हो गया आपके पास, एटसेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब चीज़ों को बिल्कुल आराम से समझना और बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में कई बार एरो के ऊपर लिखा दिखेगा आपको F-, एरो के ऊपर आ जाएगा Cl-, एरो के ऊपर आएगा Br-, एरो के ऊपर आएगा I-, और उसका पॉजिटिव वाला पार्ट वहां लिखा हुआ नहीं होगा। तो आपको मानना है कि वो F- अकेला नहीं है, वो Cl- अकेला नहीं है, वो Br- अकेला नहीं है, और वो I- भी अकेला नहीं है। इनके साथ वाला पार्ट है पर उसको दिखाते नहीं है, तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन वो भी है साथ में। तो Na+ हर जगह साथ में था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि वो चीज़ें रहेंगी, कैटायनिक पार्ट हमेशा प्रेजेंट रहेगा, लेकिन हमारा काम सिर्फ अनायन से होता है, तो इंसान खुदगर्ज होता है, इसलिए सिर्फ अनायन ही लिख के चलता है। अब आप मुझे बताओ, बिल्कुल ध्यान सुनना, इसको थोड़ा सा ना, मतलब इसको एक मैं वो कहानी सुनाऊंगा, उसको उस कहानी की तरह आपको इमेजिन करना है, और अगर आप कुछ चीज़ों को समझ गए तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो NaF, NaCl, NaBr, NaI, ये हमारे पास 4 क्रिकेट टीम्स हैं, एकदम खतरनाक।
ठीक है, तो F माइनस क्रिकेट टीम है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, और ये चारों मैदान में क्रिकेट मैच खेलने जाएंगे और देखेंगे कि कौन जीतेगा। और हम यहाँ पर जिस क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं वही क्रिकेट मैच हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी देगा। तो अब थोड़ा सा चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं। ये चारों का नेचर क्या है? NaF, NaCl, NaBr, NaI, ये चारों के चारों एक आयोनिक सॉल्ट्स हैं। मतलब ये अपने लैटिस को तोड़ के Na+ बाहर निकलेगा, F- बाहर निकलेगा, Na+ बाहर निकलेगा, Cl- बाहर निकलेगा, Na+ बाहर निकलेगा, Br- बाहर निकलेगा, और सेम Na+ बाहर निकलेगा और I- बाहर निकलेगा। तो अगर इनको डिसोसिएट होने का मौका मिले, इनको टूटने का मौका मिले, तो F- वाली टीम बाहर आएगी, Cl- की टीम बाहर आएगी, Br- की टीम बाहर आएगी, और I- की टीम बाहर आएगी। ये चारों टीम बाहर आएंगी और आपस में मैच खेलेंगी और देखेंगे कि क्या होने वाला है, ठीक है। और जो हमारा ग्राउंड है, दैट ग्राउंड इज द सॉल्वेंट। तो जो हमने पहली मैच में जो ग्राउंड लिया है, दैट ग्राउंड इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, दैट ग्राउंड इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आपको समझना है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट, आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। क्या बोला मैंने? बोलो एक बार। जो कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, मतलब क्या होता है इसका? क्या मतलब होता है इसका? तुम मुझे बता दो। मतलब सेम चीज सेम में डिसॉल्व होती है। तो ये सारे के सारे जो हमने सॉल्ट लिए हैं, ये सारे के सारे सॉल्ट आयोनिक सॉल्ट्स हैं। कैसे सॉल्ट्स हैं बताइए? ऑल दीज सॉल्ट्स आर आयोनिक। तो अगर ये आयोनिक सॉल्ट्स हैं तो क्या, अगर ये आयोनिक सॉल्ट्स हैं तो क्या ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसोसिएट करेंगे? अगर ये आयोनिक सॉल्ट्स हैं तो क्या ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसोसिएट करेंगे? नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जो सॉल्ट है ये उसी सॉल्वेंट में टूटेंगे जिसको हम बोलेंगे पोलर, नॉन पोलर में टूटेंगे ही नहीं। तो अब बिल्कुल ध्यान से समझना, मस्त एकदम मैच का माहौल बना हुआ है, चारों टीम्स F-, Cl-, Br-, I- आए हुए हैं, और मैं वहां पहुंच गया, मैं एज अ रिपोर्टर वहां पहुंचा। तो मैंने F- से पूछा, और F- तुम्हें कैसा लग रहा है? तो F- ने बोला, अरे सर जी मैं क्या बताऊं, जीतना तो मुझे ही है। मैंने पूछा क्यों भाई? बोला सर मेरा साइज सबसे छोटा है। मैंने कहा अच्छा गुड, और सर बाकी सब बहुत बड़े वाले हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रही हो। तो F- ने बोला, सर मेरा साइज छोटा है, मेरे पास 3 लोन पेयर है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है सर, और मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो मैं इलेक्ट्रॉन आराम से दे पाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जीतूंगा तो मैं ही, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा क्या बात है भाई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हें एक दिन जरूर ले डूबेगा। और फिर मैंने देखा कि सबसे आखिरी में I- आराम से चुपचाप खड़ा था। मैं उसके पास भी गया, और I- तुम कैसे हो? उसने बोला सर बिल्कुल बढ़िया, मस्त, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने बोला यार तुम्हें सब लोग बहुत बड़ा वाला मानते हैं, तुम्हारा कुछ कहना है इस पे? उसने बोला सर आप मैच के बाद आके बात करिएगा। मैंने कहा वाह, ये होता है कॉन्फिडेंस, जिसको सब बड़ा वाला मानते हैं वो बोल रहा है कि सर मैच के बाद आके बात करिएगा। उसके बाद जब ऐसे ही मैं सबका इंटरव्यू ले रहा था और मैच शुरू भी नहीं हुआ और वहां पे रिजल्ट अनाउंस हो गया मैच का। भाई साहब ये क्या हो गया? मतलब मैच शुरू भी नहीं हुआ और रिजल्ट, इंटरव्यू खत्म होते होते रिजल्ट ही अनाउंस हो गया। और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो रिजल्ट कुछ ऐसा अनाउंस हुआ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। रिजल्ट क्या अनाउंस हुआ? ये रहा F-, ये रहा Cl-, ये रहा Br-, और ये रहा I-। रिजल्ट अनाउंस हुआ कि I- सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, Br- उससे खराब न्यूक्लियोफाइल है, Cl- उससे खराब न्यूक्लियोफाइल है, और F- सबसे खराब न्यूक्लियोफाइल है। भाई साहब रिजल्ट एकदम उल्टा हो गया। मैं वापस F- के पास पहुंचा। F- क्या हुआ ऐसा? तुम सबसे खराब न्यूक्लियोफाइल कैसे निकल गए? तुम तो बहुत ही कॉन्फिडेंस में थे कि सर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, मैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाऊंगा। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें सबसे खराब न्यूक्लियोफाइल घोषित कर दिया गया? तो उसने मुझे क्या बोला, सुनना ध्यान से। उसने मुझे बोला कि जब अपने ही धोखा दे दें, ये देखो Na+, जब अपने ही धोखा दे दें तो मैं क्या कर सकता हूं सर? इस Na+ ने मुझे मैच खेलने जाने ही नहीं दिया, क्योंकि एक तो आपका सॉल्वेंट नॉन पोलर था, वैसे ही हम डिसोसिएट नहीं होते, साथ ही साथ Na+ ने मुझे कस के पकड़ा रहा, मैं F- बन के बाहर मैच में जा ही नहीं पाया खेलने। तो Na+ और F- की इंटरेक्शन काफी स्ट्रांग होती है और उस इंटरेक्शन को नॉन पोलर सॉल्वेंट ओवरकम नहीं कर पाता है। इस कारण से F- कभी निकल के आ ही नहीं पाया अपने लैटिस से ताकि वो मैच खेल सके। जबकि अगर हम यहां देखें
तो Na प्लस और I माइनस में भी इंटरेक्शंस होंगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइज डिफरेंस काफी ज्यादा है तो यहाँ पे इंटरेक्शंस वीक होंगी, तो I माइनस कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, लेकिन F माइनस तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं दे पाएगा। तो जैसे कि मैंने F माइनस से पूछा मैच खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, कि F माइनस भाई तुम तो बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे, तो उसने बोला सर अपने ही धोखा दे दे तो मैं क्या करूं, तो उसको अपना Na प्लस आयन ने ही क्या कर दिया, धोखा दे दिया, मैच खेलने जाने ही नहीं दिया। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट ऑफ F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। तो एक कहानी हमारी यहाँ खत्म हो गई। अब रात को मुझे कॉल आया, मुझे F माइनस ने कॉल किया कि सर देखो आप बहुत बड़े आदमी हो, कुछ ऐसा करो सर, ऐसा ग्राउंड लेके आओ जहां मैं अपने Na प्लस को छोड़ के मैदान में मैच खेलने आ सकूं। अगर मैं मैदान में मैच खेलने आ जाऊंगा सर तो जीत तो मेरी पक्की है, जीत तो मेरी पक्की है। तो भाई मैंने कहा ठीक है कल बात करते हैं, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, चलो अभी सोया जाए। तो हमने देखा कि चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जो हमारा केस 2 आता है, लेट अस कम टू केस 2। तो पहले हम लोगों ने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया था, अब केस 2 में हम लोग ले रहे हैं पोलर सॉल्वेंट। क्या ले रहे हैं केस 2 में हम लोग? पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इस लिखते हैं, पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट भी भाई दो तरीके के होते हैं। पोलर सॉल्वेंट भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर प्रोटिक और एक होता है पोलर अप्रोटिक। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या ले रहे हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर ये पोलर सॉल्वेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका डायपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0 होगा, हाँ या ना? इसका डायपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0 होगा। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास पोलर सॉल्वेंट के, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल्स हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल बता दो सर। ये देखिए, जिसको आप पानी मानते थे दैट इज अ एग्जांपल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जिसको आप अल्कोहल मानते थे दैट इज ऑल्सो अ एग्जांपल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें एक नेगेटिव वाला हिस्सा है, एक पॉजिटिव वाला हिस्सा, दिख रहा है आप लोगों को? एक नेगेटिव वाला हिस्सा है और एक पॉजिटिव वाला हिस्सा भी इसमें है। तो चीजें ऐसी चल रही हैं। अब सुनना ध्यान से, अब बिल्कुल ध्यान सुनना। फिर अगले दिन मैच हो रहा है और इस बार जो ग्राउंड है वो कौन सा ग्राउंड है बताओ? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगर इस बार के मैच में ग्राउंड हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं क्या इस बार लैटिस टूटेगा? क्या इस बार लैटिस टूटेगा? तो बिल्कुल जी हाँ, लैटिस टूटेगा। लैटिस क्या होगा? टूटेगा। और जब अगर लैटिस टूटेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि F माइनस भी बाहर निकलेगा, Cl माइनस भी बाहर निकलेगा, Br माइनस भी बाहर निकलेगा और I माइनस भी अपने लैटिस को छोड़ के बाहर निकलेगा, ग्राउंड में आएंगे मैच खेलने के लिए। तो वापस से मैं इंटरव्यू के लिए आया, और मैंने फिर से F माइनस के पास आके पूछी, बात की कि भाई F माइनस, तुमने मुझे कहा था कि सर मेरे लिए पोलर सॉल्वेंट लेके आना, तो मैं तुम्हारे लिए पोलर सॉल्वेंट लेके आया हूँ, कैसा लग रहा है तुम्हें? उसने बोला यस सर, आई विल डू इट, और मैं इस बार तो मैं ही जीतूंगा सर। मैंने पूछा तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर? बोला हाँ सर, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, मेरा साइज सबसे छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाऊंगा। गुड, ये होती है कॉन्फिडेंस वाली बात। उधर I माइनस खड़ा था, मैंने पूछा और I माइनस, तुम्हें तो लोग बहुत बड़ा वाले मानते थे, लेकिन तुमने पिछले मैच में कमाल करके दिखा दिया, इस बार तुम्हारा क्या कहना है? उसने बोला सर देखते हैं, मैच के बाद आके बात करेंगे। मैंने कहा क्या बात है, तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस बिल्कुल लाजवाब है। जैसे ही मैच शुरू होने वाला था, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैच शुरू होने वाला था, ये रहा F माइनस, ये रहा Cl माइनस, ये रहा Br माइनस, ये रहा I माइनस। क्योंकि भाई F माइनस सबसे बड़ी हस्ती थी, सबका जीत का दावेदार था, तो जैसे ही मैच शुरू होने वाला था सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, और सिक्योरिटी ब्रीच होते ही इसको हर तरफ से पानी के मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया कि हमें अपना ऑटोग्राफ दो, हमें अपना ऑटोग्राफ दो। तो F माइनस के मॉलिक्यूल्स में आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ 11th में फजांस रूल में, कि इसको हर तरफ से पानी के मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे और घेर लेंगे। तो F माइनस को हर तरफ से पानी के मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया।
कुछ ने बोला कि चलो हम Cl माइनस का भी ऑटोग्राफ ले लेते हैं, तो कुछ जो है वो Cl माइनस के पास आ गए। कुछ ने बोला नहीं हमारा फेवरेट तो Br माइनस है, ना ये जीतता है ना ये हारता है, तो कुछ Br माइनस के पास भी आ गए। और I माइनस पिछले मैच का विजेता था, सबसे बड़ा वाला था, तो एक आध I माइनस के पास भी उसका ऑटोग्राफ लेने आ गए। तो क्या आपको दिख रहा है कि F माइनस के आसपास इतना क्राउड इकट्ठा हो गया कि F माइनस मैदान में मैच खेलने ही नहीं आ पा रहा है और वो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पा रहा है। और इसी बीच में फिर से ऑर्डर अनाउंस हो गया, और जो ऑर्डर अनाउंस हुआ वो कुछ इस तरीके का ऑर्डर अनाउंस हुआ, मतलब I माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Br माइनस देन Cl माइनस एंड देन F माइनस। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि सारे के सारे लैटिस टूटे तो, लेकिन F माइनस को हर तरफ से पानी ने घेर लिया था, इसलिए F माइनस अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट नहीं कर पा रहा है। तो F माइनस अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट नहीं कर पा रहा है, इसका ये मतलब निकल के आता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, मतलब उसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर जो है वो सबसे कम हो जाएगा। मैंने कहा चलो रिजल्ट आ चुका है, और रिजल्ट बिल्कुल बढ़िया रहा और बिल्कुल ऐसा रहा। अब दोबारा से हमारी बात हुई, रात को मैं फिर से सो रहा था और मुझे कॉल आया F माइनस का, पूरा एकदम रो रहा है, डिप्रेस्ड है, बोला है सर मैं सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल हूँ, आप मेरी बात पे यकीन करिए लेकिन मेरी कुछ सहायता करिए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको चीज़ बता दूं कि जो भी हम ऑर्डर निकालते हैं वो ऑर्डर निकालते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब वाटर में। वाटर इज बाय डिफॉल्ट हमारा सॉल्वेंट होता है। तो आपने वाटर में ऑर्डर देखा क्या है, बड़ा वाला बेहतर न्यूक्लियोफाइल है, बड़ा वाला बेहतर न्यूक्लियोफाइल है। और यही सेम चीज़ जो हम लोगों ने वहाँ रीज़न लिखा था कि बड़ा वाला बेहतर न्यूक्लियोफाइल होता है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। तो वाटर में आपने देखा ना कि बड़ा वाला एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है एज़ कम्पेयर टू छोटा वाला। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, तो अब उसने F माइनस ने रात को मुझे कॉल किया, उसने मुझे बोला कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मैं क्यों नहीं मैच जीत पा रहा हूँ सर, मुझे मौका नहीं मिल रहा है खेलने का। पहले मैच में मुझे अपनों ने धोखा दे दिया, दूसरे मैच में सर क्राउड ने, मेरी फैन फॉलोइंग ने मुझे धोखा दे दिया। सर मुझे मैच खेलना है, मुझे मैच खेलने का मौका दो, कुछ तो ऐसा स्टेडियम तैयार करो जहाँ मैं मैच खेलने आ सकूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, अभी सोते हैं, कल तुम्हारी मुराद पूरी होगी। तो हम चलते हैं अब केस 3 पे। हमारे पास आता है केस 3। तो केस 3 कैसा सॉल्वेंट बन के आएगा हमारे पास, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो केस 3 हमारे पास आता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो आपको पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में सोचना है कि ये सॉल्वेंट कैसा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट होता है जिसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है वो इतना एक्टिव नहीं होता, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कटायन के पास जाके चिपक जाएगा, लेकिन जो पॉजिटिव वाला पार्ट है क्योंकि खुद ही स्टेरिकली क्राउडेड है, ये कटायन को ये अनायन को जाके इतने अच्छे से स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एसीटोन। एसीटोन इज एग्जांपल ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। सिमिलरली इसको हम बोलते हैं DMSO, दिस इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल आता है, दिस इज कॉल्ड एट THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। उसके बाद एक और एग्जांपल होता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज क्राउन ईथर, दिस इज कॉल्ड एज क्राउन ईथर। इन सब में आप देख सकते हैं कि इनका जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्राउडेड है, तो पॉजिटिव पार्ट एक्ट नहीं करता है, नेगेटिव पार्ट काफ़ी अच्छे से एक्ट करता है। तो अगर नेगेटिव पार्ट इनका अच्छे से एक्ट कर रहा है मतलब ये सिर्फ केटायंस को अच्छे से सॉल्वेट कर पाते हैं, अनायंस को सॉल्वेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। तो अगर हम इस बार बात करें कि यहाँ पे क्या चल रहा होगा, तो समझना है आपको कि इस बार F माइनस भी आया, Cl माइनस भी आया, Br माइनस भी आया और I माइनस भी आया। ये चारों लोग मैच खेलने आए, ये चारों लोग मैच खेलने, क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट है तो इनका लैटिस टूटेगा ही टूटेगा, ये डिसोसिएट होंगे तो Na प्लस अलग हो गया होगा, F माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Br माइनस Na प्लस, I माइनस। तो इस बार मैच पूर्ण रूप से ग्राउंड में हुआ और ऑब्वियस सी बात है कि इस बार जब मैच खेला गया तो रिजल्ट ये घोषित हुआ। तो मैं वापस गया F माइनस के पास इंटरव्यू लेने,
तो F माइनस ने बोला सर 1 मिनट सर 1 मिनट, और F माइनस दौड़ते हुए I माइनस के पास आया और बोला यस यस मैं जीत गया। और वापस से मैंने उसका इंटरव्यू लिया और बोला F माइनस अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तो उसने बोला सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आखिरकार मैं जीत गया, मेरे ऊपर चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, मेरा साइज छोटा था। मैंने कहा हाँ हाँ मैं तुम्हारी ये कहानी सुन चुका हूँ, तुम्हारे ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तुम्हारा साइज छोटा है, इसलिए तुम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाओगे, इसलिए तुम ज़्यादा अच्छे न्यूक्लियोफाइल कहलाओगे। उसने बोला हाँ सर हाँ सर हाँ सर, बिल्कुल सही पकड़ा सर आपने। तो दिस इज द ऑर्डर। और I माइनस पे चार्ज पूरा डिस्पर्स है, फैला हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है चार्ज कंसंट्रेटेड नहीं है, तो इट विल नॉट बी एक्टिंग एज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास ये आखिरी में एक ऑर्डर निकल के आता है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस का इन द केस ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको सारे एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगली क्लास में वी विल स्टार्ट विद द रिएक्शंस ऑफ कार्बोकटायन, क्योंकि वो हमारा पहला इंटरमीडिएट होगा जिसके बारे में हम लोग डिटेल में कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक इतना पढ़िए आप लोग, कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसमें लगे रहिए और चीज़ों को बेहतर करिए। धन्यवाद।